अरबों रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड, किसने इसे खरीदा, किस पार्टी को मिला, ये पूरा डेटा एसबीआई ने अब चुनाव आयोग को सौंप दिया है और चुनाव आयोग 15 मार्च को इसे सार्वजनिक करेगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हर एक जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए दूंगी। ये भी बताऊंगी कि इसे कब लाया गया, क्यों लाया गया, इसमें एसबीआई का क्या रोल है, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार क्यों लगाई और अब इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होने वाला है, 15 मार्च को क्या होने वाला है। ये एक एक बात मैं आपको इस वीडियो के जरिए अगले कुछ मिनटों में समझाऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अपडेट आपको दे देते हैं। अपडेट ये है कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा था कि उसे 30 जून तक का वक्त चाहिए। 30 जून तक का वक्त इसलिए क्योंकि जो डेटा है वो कोडेड है और उसे डिकोड करके मुहैया कराने में समय लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई, एसबीआई से ये कहा कि आप बीते दिनों से कर क्या रहे थे, 26 दिन हो गए, आपने अभी तक कोई डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं किया। और फिर तारीख दी गई 12 मार्च की। कहा यह गया कि 12 मार्च को शाम होते होते आपको पूरा डेटा इलेक्शन कमीशन को देना है और इलेक्शन कमीशन 15 मार्च को उसे सार्वजनिक करेगा, अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। आज एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े तमाम जो जानकारियां थी वो इलेक्शन कमीशन को मुहैया करा दी हैं। इसमें खरीद बिक्री, खरीदारों के नाम से जुड़े डेटा मौजूद हैं। अब तक यानी कि 2018 में जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आया तब से लेकर 15 फरवरी 2024 तक की तारीख, जब तक इसे असंवैधानिक करार नहीं दे दिया गया था, उस दिन तक जितने भी बॉन्ड्स खरीदे गए उससे जुड़ी एक एक जानकारी यहाँ दी गई है। और ये जानकारी 2 पीडीएफ फाइल और एक पेन ड्राइव में मौजूद है, जो कि इलेक्शन कमीशन को मुहैया करा दिया गया है। लिफाफे के अंदर है और ये तमाम जो फाइल्स हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी हैं। इसमें क्या है जो कि अब जानकारी चुनाव आयोग को देनी है। ये पूरा डेटा चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर डालना है, जो कि काफी जटिल होने वाला है क्योंकि कई सालों से ये प्रक्रिया चल रही थी। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ 22,217 ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं जो खरीदे गए, जिनमें से लगभग 22,030 इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिडीम किए गए। बाकी 187 इलेक्टोरल बॉन्ड्स पीएम रिलीफ फंड में गए। अब यहाँ ये आप जान लीजिए कि क्यों पीएम रिलीफ फंड में गए। इसे आप ऐसे समझिए कि आपके पास कोई वाउचर है, उसे आपको रिडीम करना है और आपके पास 30 दिन की मोहलत है। 30 दिन के अंदर अगर आपने उसे रिडीम नहीं किया तो वो एक्सपायर हो जाता है। ऐसा ही कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में भी होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि आप खरीद सकते हैं एसबीआई से और इसे अपनी मनपसंद पार्टी को दे सकते हैं। उस पार्टी को 15 दिन के अंदर इसे रिडीम करना होता है, भुनाना होता है। और अगर ऐसा नहीं करती हैं पार्टियां तो सीधे वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसकी जितनी भी रकम होगी वो पीएम रिलीफ फंड में चली जाती है। और ऐसा 187 बॉन्ड्स के साथ हुआ है। अब जरा बैकग्राउंडर में चलते हैं, आपको ये बताएं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड लाया क्यों गया था, क्या इसके पीछे कारण था और विवाद क्यों हुआ। 2017 में केंद्र सरकार इसे लेकर आई थी, 2018 में इसे लागू कर दिया गया था और सरकार का मकसद यही था कि जो चुनावी चंदा होता है वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के आने के बाद पारदर्शिता इसके अंदर आएगी। लेकिन 2019 में इसकी वैधता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए और उन्होंने इस पर केस लड़ा, जिस पर इस साल 15 फरवरी को फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसी का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसके क्लॉज में ये जानकारी दी गई है कि अगर कोर्ट कहे या कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कहे तो आपको ये डेटा जाहिर करना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि आखिर किसने ये बॉन्ड खरीदा है, किसे दिया है, ये तमाम जानकारी साझा करनी पड़ेगी। और इसीलिए एसबीआई जो कि इसकी रकम जारी करता है, 1,000 से लेकर 1 करोड़ तक का ये बॉन्ड होता है, कोई भी इसे खरीद सकता है। तो एसबीआई को सीधे सीधे ये कहा गया कि जितना भी डेटा आपके पास मौजूद है उसे जल्द से जल्द आप इलेक्शन कमीशन को दें। और इलेक्शन कमीशन के पास अब 15 तारीख तक का वक्त है, डेटा उनके पास पहुंच चुका है और उसे उन्हें अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना है। तो क्या होगा 15 तारीख को, क्या कुछ सामने आएगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार और करिए, क्योंकि डेटा इलेक्शन कमीशन के पास, चुनाव आयोग के पास पहुंच चुका है।